नाज़रीन, मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में रेंजेस तैनात किए जाएंगे। लाहौर पुलिस ने तहरीक लब्बैक के सरबरा साद रिजवी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। उन पर कत्ल, अगवा समेत दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है। मुकदमे में लिखा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया और मस्जिदों से ऐलानात के जरिए आवाम को पुरतशद्दुद एहतजाज और पूरे पाकिस्तान को जाम करने पर उकसाया। ये भी कहा गया कि साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद ने पुलिस पार्टी पर जान से मार देने की नीयत से पथराव और फायरिंग की। एफआईआर के मुताबिक कई पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इस दौरान कांस्टेबल मोहम्मद अफजल जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हुए। हुकूमत ने यह फैसला भी किया है कि जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहरीक लब्बैक ने 20 अप्रैल तक फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया था और ऐसा न होने की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान भी किया था, लेकिन पीर को साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से मुल्क के कई शहरों में मुजाहिरों और हंगामों का सिलसिला शुरू हो गया और निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर हुआ। एक पुलिस एहलकार की शहादत तो एफआईआर में भी दर्ज की गई है, लेकिन ज़राए इब्लाग पर तशद्दुद मुजाहिरों में 2 हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कई मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। अगर पुलिस के हाथ तहरीक लब्बैक का कोई कारकुनान लगा तो उस पर तशद्दुद किया गया। इसी तरह पुलिस एहलकार भी कारकुनों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए गए। बीबीसी के मुताबिक बहराकऊ इस्लामाबाद से इस वक्त दोनों तरफ से जो है वो रस्ते बंद हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के 100 से जायद कारकुनान मरी से इस्लामाबाद आने वाली रोड पर चटाइयां लगाकर बैठे नारेबाजी कर रहे हैं और वक्फे से तकरीरें भी जारी हैं। चंद डंडा बरदारों ने कुछ मकामात पर नाका भी लगा रखा है। रवास से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता बंद है। रावलपिंडी की मरी रोड पर लियाकत बाग, चांदनी चौक बंद है। पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी तरनौल से आगे बंद है और पेशावर की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी तरनौल से आगे बंद की गई है। पेशावर की रिंग रोड पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, अलबत्ता मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। गुजरावाला में पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों में वक्फे से झड़पें जारी हैं। लाहौर में शाहदरा चौक, कोट अब्दुल मालिक और चौक यतीम खाना समेत 17 इलाके बंद हैं। कराची में हब रिवर रोड, बल्दिया नंबर 4, पावर हाउस, चौरंगी समेत कई इलाकों में धरनों से सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर हुई। वफाकी काबीना इजलास में भी अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे। तहरीक लब्बैक के जो भी मुतालबात हों उनके जायज़ या नाजायज़ होने पर तो बात की जा सकती है, लेकिन तशद्दुद किसी भी जानिब से किया जाए इससे नुकसान पाकिस्तान। और अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं मुल्क में जारी एक अजीब किस्म के सियासी तनाव की। तमाम तर इख्तलाफात, गिले शिकवों और शो कॉज नोटिस फाड़ने के बाद भी पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी पीपल्स पार्टी को मौका देने की बात सामने आई है, लेकिन इस मसाहलती माहौल में भी पीडीएम के हालात पीपल्स पार्टी के लिए साजगार नजर नहीं आते। एएनपी और पीपल्स पार्टी को फैसले पर नजरसानी का कहा जा रहा था, लेकिन साथ ही बाप से वोट लेने के ताने भी दिए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी दोनों जमातों को निकाल बाहर किया गया। आज इस्लामाबाद में पीडीएम का अहम इजलास हुआ, जिसमें एएनपी और पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ज़ेरे बहस आए और अहम बात यह थी कि इस इजलास में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी और एएनपी को दावत ही नहीं दी गई थी। इजलास के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के इस्तीफों पर अफसोस है। वजाहत तलब करना हमारा हक है। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बना लेंगे। अगर दोनों जमातें पीडीएम के इस्तीफों के फैसलों पर नजरसानी करेंगी तो हम इनकी बात सुनने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी वाज़ेह किया कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो चुकी हैं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर कि उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो ओहदेदारान थे उन्होंने अपने इस्तीफे हमें भेज दिए। वो सब हमें मालूम कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार। लेकिन पीडीएम जमातों के तमाम तर दावों के बावजूद पीपल्स पार्टी अभी तक खुद को पीडीएम का हिस्सा समझती है, पीडीएम के साथ रहना चाहती है। नाराज और इख्तलाफात के बावजूद भी अपोजिशन की दूसरी जमातों से अलहदा नहीं होना चाहती।
जो लिखा हुआ मायदा है इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे कि हमें जो इल्जाम दे रहे हैं हम इस मायदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज के साथ हैं। हमें शोकाज दे दिया गया कि हमने जी वो कोई बेसिक प्रिंसिपल तोड़ा है। यानी जो सेटल्ड कानून है, जो सेटल्ड लॉ है, जिसपे सब इत्तेफाक राय है, उसके पॉइंट आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और इल्जाम हम पे है कि हमने इत्तेफाक राय तोड़ा है। कौन सा इत्तेफाक राय तोड़ा हमने? कौन सा तहरीरी मायदा हमने उसे इन्हिराफ किया? लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पीडीएम चाहती है कि पीपल्स पार्टी खुद को ऑपोजिशन इत्तेहाद से अलग कर ले। गुज़िश्ता रोज जेयूआई फेक रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने पीपल्स पार्टी के ऐलानात पर इत्मीनान जाहिर किया था और आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी भी पीपल्स पार्टी की वापसी के इम्कानात को मुस्तरद करते नजर। सूरत हाल यह है कि एक जानिब पीडीएम की दूसरी जमातें पीपल्स पार्टी और एएनपी को ऑपोजिशन इत्तेहाद से फारिग समझती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक खुद को पीडीएम का हिस्सा समझती है। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब और उनके बाद हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा बलबशा खान भी मौजूद होंगी। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राना साहब, पीपल्स पार्टी आपकी जमात क्या समझ पीपल्स पार्टी अब हिस्सा नहीं है पीडीएम का? क्योंकि देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो निकला था हुकूमत को गिराने, वो खुद ही गिरता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो क्या अब आप ये समझते हैं, क्योंकि आज की जो नशिस्त हुई उसमें भी पीपल्स पार्टी को दावत नहीं दी गई, बात नहीं की गई, बुलाया नहीं गया, आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी अब हिस्सा नहीं रही पीडीएम का? देखिए, पीटीआई या बाप जो है वो एक अलहदा एंटिटी है, हुकूमती इत्तेहाद उसे कह लें या उसे जो भी कह लें, और पीडीएम जो है वो उसके मुखालफ एक कुव्वत है जो उसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहा है। पीडीएम में ये कहीं नहीं लिखा कि जमातें जो है वो 10 ही होंगी या वो 8 नहीं हो सकती या कोई जमात जो है अपनी जदोजहद अलहदा से नहीं कर सकती। पीडीएम अपनी जगह पे मौजूद है, उसके गिरने या ख़त्म होने की कोई बात नहीं है। बाकी पीपल्स पार्टी और एएनपी, उन दोनों को या तो पीडीएम का हिस्सा रहना होगा या फिर उनको बाप का साथ देना या बाप का साथ लेना होगा। ये दोनों काम यक वक्त नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी की इस्तीफ़े न देने की राय का हम एहतराम करते हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है, किसी और ऑप्शन को पहले या बाद में इख्तियार करना या उसके ऊपर दलील देना जो है ये बिल्कुल हर पार्टी का अपना हक है और इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम के फैसले जो है वो कंसेंसस और इत्तेफाक राय से ही होना तय पाया है। मामला ये है कि राना साहब अब और क्या सबूत चाहिए कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है? क्योंकि आप वजाहत मांगते हैं, वो नोटिस फाड़ देते हैं, आप कहते हैं जनाब आके बात करो, वो बात नहीं करते हैं। तो सर और कौन सी ऐसी इंडिकेशन चाहिए जिससे पता लगे आपको कि अब पीपल्स पार्टी नहीं रहना चाहती आपके साथ? देखिए, इसमें किसी और इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका ये अमल कि उन्होंने सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन को हासिल करने के लिए उन्होंने बाप से वोट लिए, उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को साथ शामिल करके जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है उसको जो है वो हासिल किया। इसके बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अपने इस अमल की जब तक वो वजाहत ना करें, इस वजाहत की बजाय वो कभी नोटिस फाड़ दें, कभी वो कहें कि जी आप अदम एतमाद पहले लेके आएँ, कभी वो किसी और तरह से कंफ्यूज करें, ये बात बड़ी वाज़ेह है, इसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। जब तक वो अच्छा, अब जो नजर सानी की राना साहब बात हो रही है वो किन शराइत पर होगी या इसकी वजाहत नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो बिल्कुल वो अलहदा हैं और वो अलहदा हो चुके हैं जब तक कि वो इस अपने अमल से रजू ना करें या इसके ऊपर अपनी जो है वो तलाफ़ी ना करें। क्योंकि ये अमल जो है ये एतमाद, अगर आप किसी भी जमात या किसी भी इत्तेहाद का अगर आप एतमाद ही खो बैठते हैं तो फिर तो बाकी कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। चलें राना साहब, अगला अब लाहे अमल क्या है? चलें, ये तो है एक आपसी फूट पड़ी, वो शायद कल को आप उसको ठीक कर लें या ऐसे ही रहे, पीपल्स पार्टी के बगैर ही आपको चलना पड़े, एएनपी के बगैर चलना पड़े, मगर अब हुकूमत किस तरह गिराएंगे आप, जो आपका बेसिक हदफ था? देखिए, हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ जो जदोजहद है वो 26 नकात जो
तमाम जमातों ने 20 सितंबर 2020 को बैठ के तय किए थे, उसके मुताबिक हर अमल, हर ऑप्शन जो है वो लिया जाएगा और तमाम जमातें जो है वो मिल के इसके ऊपर एक तरीक़ाकार बनाएगी। वो कोई जमात इनफरादी तौर पे ये तय नहीं कर सकती। अब अगर 8 जमातें हैं तो वो 8 जमातें हैं, अगर 7 हैं 7 हैं, 10 हैं 10 हैं, वो बैठेंगी और बैठ के जो तरीक़ाकार वो तय करेंगे उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। और इस्तीफे भी दे दिए जाएंगे, इस्तीफे दिए जाएंगे मियां साहब की इजाज़त के बाद। क्या पीपल्स पार्टी की और ANP के बगैर इस्तीफे दिए जाएंगे? जी, अगर PDM की सरबराही जमातों के अजलास में ये फैसला हुआ कि इस सूरत में भी इस्तीफे जो हैं वो एक राइट ऑप्शन है और उसका इम्पेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल हमारी जमात जो है और हमारे लोग जो हैं वो कमिटेड हैं और वो इस्तीफे देने को तैयार हैं। इस्तीफे दिए जा सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, एहतजाज भी हो सकता है, पूरे मुल्क में एहतजाज होता है। ये तो वो जो भी ऑप्शन जो हैं जिसके ऊपर तमाम जमातों का इत्तेफाक होगा उन्हें इख्तियार किया जाएगा। अच्छा राणा साहब, ये भी तनकीद की जा रही है आप पर कि PDM पर कि अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं किया जा रहा क्योंकि अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है शायद, और ड्राइंग रूम की सियासत से इस्तीफे देने की सूरत में या कोई और इस तरह से आप हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये एतराज़ जो है या तनकीद जो है ये बिल्कुल गलत है। क्या रैलीज़ का इनकाद जो है ये अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं है? इतने बड़े बड़े जलसे हुए मुल्क के तूल अर्ज़ में, क्या वो अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं था? लॉन्ग मार्च अगर अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं है तो फिर और क्या अवामी ताकत का मुजाहरा क्या होता है? हाँ, हमारी ये सोच है, हमारी ये राय है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में अगर तमाम अपोजिशन मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन ब्लॉक इस पार्लियामेंट से, असम्बलियों से बाहर आ जाती है तो फिर कोई और चारा नहीं है मासिवाय इसके कि इस मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन दिया जाए और उसके नतीजे में जो भी आवाम का फ़ैसला उसे कबूल किया जाए। और यही जो है वो PDM का मुतालबा है और हमारी राय ये है कि इस मुतालबे की तरफ जो है इससे जल्दी जो है वो बढ़ा जा सकता है और 2021 में ही जो है वो मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की एक अपनी राय है, लेकिन उसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकता है, उसके ऊपर फैसला इत्तफाक़े राय से ही होगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इत्तफाक़े राय से फैसला होना तय पाया है था 20 सितंबर को PDM की जमातों के दरमियान। लेकिन ये जो बीच में जो है वो बाप वाला मसला बन गया है, ये बाप से जो है वो जब तक आग ना हुए उस वक्त तक तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ पे तो एतमाद का मामला आ गया ना, इसमें जब तक आप एतमाद को फर्ज करें एक लम्हे के लिए शोर नहीं करेंगे, आपने जो बात आगाज में की कि PDM जो है वो 1-2 जमातें अगर माइनस हो भी जाएं उसके बगैर भी आगे बढ़ेगी। सर, जो आखिरी इजलास हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक थी, वहां पर यही नुक्ता उठा था कि भाई इस्तीफे पहले देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। बाकी जमातें चाहती थी कि इस्तीफे पहले दे देने चाहिए लॉन्ग मार्च से, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी। तो सर, आपको तब जल्दी थी इस्तीफे देने की और लॉन्ग मार्च करने की। अब पीपल्स पार्टी अगर अलहदा हो गई है तो सर वो काम जिसमें आपको बहुत जल्दी थी वो करें, मतलब इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें, वो क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, वो काम जो है उस काम को करने का एक तरीका था ना, उसका एक इम्पैक्ट था कि पूरी अपोजिशन जो है वो बाहर आएगी इन अपना ईवानों से, असम्बलियों से। अगर तकसीम का जो है वो अंसर सामने आता है तो फिर उसके क्या असरात होंगे, ये भी एक जो है वो असेस करने वाली बात है। यही असेसमेंट जो है वो PDM के सरबराही इजलास में होगी। अगर उस असेसमेंट का नतीजा ये है कि इसका इम्पैक्ट ठीक होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक एक तकसीम का आंसर सामने आए और आधी अपोजिशन बैठी रहे और आधी जो है वो बाहर आ जाए, तो फिर दे दिए जाएंगे इस्तीफे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है वो नहीं दिए जाएंगे। और ये बात के इस्तीफे देने के मामले पे जो है वो कोई इख्तलाफ हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की ये राय थी, उस राय का एहतराम है। ये इख्तलाफ उस वक्त हुआ जब बाप के साथ मिल के लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट पे कब्जा किया गया। ये गलत है, ये बेअसूली है, ये बेएतमादी है। किसी जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। इस इकदाम के ऊपर जो है ये सारा मसला बना है। अगर पीपल्स पार्टी इसको वापस ले ले,
या फिर हमें ये इंश्योर कर दे कि बाप के वोट जो उनके पास आए हैं वो वाकई जेन्युइन अपोजिशन है और अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो फिर जो है ये बात बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। चलें, ये एक कंडीशन जो है वो आपकी तरफ से सामने आ गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। इन्हीं बातों हम लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा बलवशा साहिबा से। बलवशा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। आप एक तो अपना जो कैंडिडेट था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ऑपोजिशन लीडर, सेनेट में वापस लें, उनको अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, अगर आपके पास बाप के वोट हैं साबित करें, और सबसे बढ़ के आपको ये जो मामलात हुए थे नोटिस वाले, इनको भी वजाहत देनी होगी। तो ये तमाम चीजें क्या आप करने को बलवशा जी तैयार हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है आप फिलहाल अपने आप को पीडीएम का हिस्सा कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे, कुछ कंफ्यूजन आपकी सफों में भी पाया जाता है। राणा साहब की जो आज की बातचीत है उसमें जाहिर है एक उन्होंने मिडिल ऑफ द रोड रखा है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ बातें वो भी दोहराई हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के हॉक्स जो हैं वो करते हैं। लिहाजा अब बात यह है कि पीडीएम बनाने वाले हम हैं। पीडीएम को, इन तमाम जमातों को एक जगह इकट्ठा करने वाले बिलावल भुट्टो साहब हैं, और इसके लिए उन्होंने जितनी तगोदो की है वो भी अपने में एक मिसाल है। लेकिन इस वक्त ये बात जरूर ज़ेरे गौर आनी चाहिए कि जो पीडीएम एक बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ी थी, तो कौन वो लोग हैं और उनमें क्या मकासद हैं ये पीडीएम की सफ़ों में, जिन्होंने इस तमाम मामलात को इस कदर बिगाड़ा और इस हद तक ले आए कि पीडीएम को जाहिर है उसको जो है इस वक्त तक तो जो हम देखते हैं हम और एएनपी उसमें से बाहर है, और जाहिर है तो कि पीडीएम आप निशानदेही कर सकेंगे कि वो कौन लोग हैं? देखिए बहुत साफ नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि स्पॉयलर्स के तौर पर वो एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है जो इसकी वजह भी हो सकता है उनके अपने कुछ ऐसे सियासी अज़ाइम हों जो कि उनको इस बात पर धकेल रहे हों। आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने खड़े होकर कहा कि मेरी नज़र में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह नहीं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी नज़र एक इनफरादी नज़र है, और एक इनफरादी नज़र जो है वो एक इतने बड़े जो एक हमारा इत्तेहाद था उसमें कोई हैसियत नहीं रखती, उसमें तो इज्तिमाई नज़र है। बयानात तो मरियम साहिबा ने भी बड़े दिए हैं आपके खिलाफ, तो वो भी उसी का हिस्सा आप समझती हैं, उसी माइंडसेट का हिस्सा है? देखिए जो लोग इस वक्त ये समझते हैं कि किसी एक जमात को कहा जाए कि आप हाथ आगे करें, क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे की तरह हम आपके हाथ पे छड़ी मारेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि बराबरी की बुनियाद पर बातचीत होगी। इस हमाम में जो है सब जो है एक जैसे हैं, यहाँ कोई जो है वो ऐसा पारसा नहीं है कि वो दूसरे को जो है उस पर उंगली उठाए या पहला पत्थर मारे। लिहाजा मामलात उसी तरह चलते हैं जहाँ बराबरी की सतह हो और जहाँ बाहमी एहतराम हो, यानी एक सीट की जमात भी जो है उसका भी वही एहतराम हो जो 100 सीटों की जमात का हो। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीडीएम को हाईजैक कर लिया गया है, और हाईजैक चंद उन लोगों ने किया है जिनके अपने अज़ाइम जो हैं वो आप देखेंगे कि अगले चंद माह में या अगले चंद सालों में आपका ये पॉइंट तो बलवशा जी क्लियर हो गया, बट अभी जो एम्बिग्युइटी है उसको दूर करें ना। आपका फैसला क्या है? आप पीडीएम में हैं, पीडीएम में नहीं है? आप माफी आपने मांगनी है, उन्होंने कहा माफी मांगे, आपने माफी मांगनी है नहीं मांगनी, और अगर नहीं मांगनी तो फिर आप पीडीएम का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए इस वक्त तक तो हम इस्तीफा दे चुके हैं पीडीएम की जो है तमाम मुद्दों से, और माफी जो है उसका मुतालबा हमने किया है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी नाकर्दा बात की माफी मांगे, और इस तरीके से तजलील का जो पहलू, बार बार तजलील का जो एक पहलू निकाला जा रहा है, मैं समझती हूँ आज जो आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस है कि पीडीएम के साथ जो मामलात इन्होंने किए हैं उसका नतीजा ये है कि मुल्क में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है अदनान, और रियासत शायद कहीं दूर से बैठ के देख रही है कि सड़कों पे क्या हो रहा है।
तमाम शहरी जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं वो उनकी हिफाजत अपने जिम्मे है। मुल्क इस वक्त ऑटो पायलट पे है और तमाम आपके जो लॉ एनफोर्समेंट और पुलिस है 300 से ज्यादा तो वैसे ही मार खा के वो तो चले, वो तो ठीक है ना, वो बलबशा जी वो तो कर ही नहीं पाए ना पीडीएम, मतलब जो काम जिस काम के लिए बनी थी वो तो काम नहीं कर पाई, आपस में लड़ पड़े। अब आपस में जो लड़ाई आपकी है इसका नतीजा पीपल्स पार्टी के लिए क्या है? कायरा साहब अभी भी कह रहे हैं कि हमने ओहदों से इस्तीफा दिया है मगर पीडीएम हमने नहीं छोड़ी क्योंकि पीडीएम हम हैं। तो अब करना क्या है आगे आपने? देखिए जी, अब करना ये है कि चूंकि हमने एक चीज अपने हाथ से बनाई है तो उसमें से हम लोगों को निकाल सकते हैं, वो हमें नहीं निकाल सकते। ये अलग बात है कि हम अपनी जो कुछ ओहदे थे वहां बने हुए उससे बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया पलवशा जी, आपके कीमती वक्त का एक वक्फा यहां पर लेंगे नाज़रीन और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में वैक्सीन का जो आना है वो इतनी देर से क्यों आया। हमारे हमसाया ममालिक में तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग भी गई, ये जो कुफर टूटा है खुदा खुदा करके ये कैसे हुआ? इस वक्फे के बाद के बाद हाजिर है नाज़रीन। आखिरकार हुकूमती कोशिशें रंग ले आई और यूं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वो चांद जो वज़ारत टेक्नोलॉजी को पहले नजर आ जाता था, पेशावर के मुफ्ती पोपलज़ई भी अपना चांद देखकर रमज़ान का ऐलान कर दिया करते थे, जिसकी वजह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान कभी शहाब पोपलज़ई के साथ तो कभी फवाद चौधरी से उलझते नजर आते थे। यूं चांद देखते देखते हर बार नया चांद चढ़ा दिया जाता था। लेकिन इस बार इत्तफाक राय के साथ आज रमज़ान के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है। कल मुल्क भर में तवील अरसे के बाद पूरी कौम एक दिन रोजा रखेगी। आज 18 साल बाद नाजरीन पेशावर में रूयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने की। मुल्क में एक ही दिन रमज़ान और एक ही दिन ईद के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कई दिनों से कोशिशें कर रहे थे कि ऐसा हो पाए। कभी वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी से मुलाकात कर रहे थे, कभी मस्जिद कासिम खां के मुफ्ती शहाब पोपलज़ई से राब्ते में मसरूफ़ थे और आखिरकार उनकी कोशिशों का मस्बत हल जो है वो निकल आया और आज तवील अरसे बाद बगैर किसी तनाज़े के रमज़ान के चांद का ऐलान कर दिया गया। मैं और हमारी मरकजी रूयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने 3 महीने मुसलसल काम किया और हमने यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के उलमा से भी मुलाकात की और पूरे पाकिस्तान के उलमा से भी हमने मुलाकात की। आज पेशावर से एक ऐसा फैसला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है कि जो पाकिस्तान के लिए एक वहदत का पैगाम बना है। मौलाना अब्दुल खबीर ने ये भी इंदिया दिया कि अब की बार ईद के चांद पर भी इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। गुज़िश्ता कई साल से ईदैन और रमज़ान के चांद के मामले पर तनाज़ात सामने आते रहे नाज़रीन। कभी वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी रूयत हलाल कमेटी के फैसले पर तनकीद कर देते थे, कभी पेशावर की मस्जिद कासिम खां के मुफ्ती शहाब पोपलज़ई रूयत हलाल कमेटी के फैसले से हटकर चांद की तारीख का ऐलान कर दिया करते थे, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में रमज़ान और ईदैन के चांद पर इत्तफाक राय हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका था। लेकिन अब की बार हुकूमत चांद के तनाज़े को हर सूरत खत्म करना चाहती थी, इसीलिए यह फैसला किया गया था कि इस बार रूयत हलाल कमेटी का इजलास कराची की बजाय पेशावर में होगा, ताकि पता चले कि आखिर मस्जिद कासिम खां वालों को वो कौन सी शहादतें मिलती हैं जिनसे रूयत हलाल कमेटी महरूम रह जाती। तो रूयत हिलाल कमेटी तश्कील दी है, उसका इजलास पेशावर में हो रहा है। मैं इंशाअल्लाह ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत कौम को एक ईद और एक रोजा देगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम एक रोजा और एक ईद जो है वो शुरू करेगी एक रोजे से और इंशाअल्लाह रमजान का आगाज और इख्तिताम मुश्तरका पूरी कौम का हो। दूसरी जानिब कोरोना सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत और उलमा के इत्तफाक राय से रमजान अल मुबारक के लिए खुसूसी SOPs का ऐलान भी किया जा चुका है। मुत्तफिका एलामिया के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी नजला जुकाम वगैरह के मरीज मसाजिद और इमाम बारगाहों में न आए। मसाजिद के फर्श को साफ करने के लिए पानी में क्लोरीन के महलूल बनाकर इसका फर्श धोया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में दाखिले के लिए मास्क पहनना लाजमी है और किसी से
से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ना ही बगलगीर होंगे। मस्जिद और इमाम बारगाहों में सफबंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाएगा कि नमाजियों के दरमियान 3 फीट का फासला बरकरार रहे। एतकाफ के लिए मुतकफीन के दरमियान फासला 6 फीट होगा। सवाल यह है कि खुसूसी SOPs पर कितना अमल हो पाएगा, और हम सवाल यह भी है कि क्या जो इत्तफाक राय रमजान के चांद पर सामने आया वो इत्तफाक राय ईद उल फितर के चांद पर भी पैदा हो पाएगा या नहीं। बात करेंगे जरूरत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपके कीमती वक्त का। आप आज 2 मुबारकबादों के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले तो आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरी मुबारकबाद इस बात की कि आप इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब हुए। तो ये पेशावर का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया आपने, ये क्या जादू चलाया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस प्रोग्राम का और समक का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद के साथ, अपनी रहमत के साथ, अपने फ़ज़ल के साथ हमें रमज़ानुल मुबारक में जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और पहले रोज़े पर इत्तफ़ाक़ राय के साथ एक पेशावर से ऐसा पैगाम गया है जो कि वहदत का था, इत्तेहाद का था। और इस के लिए मैं पिछले 3 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह जब से ज़िम्मेदारी मिली, मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा किया, और फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा में आया तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कहा कि मौलाना हमारी शहादतें नहीं ली जाती और हमारी बात को नहीं सुना जाता। तो मैंने उसी दिन ये इरादा किया और आज़म किया कि ये जो इजलास हमारा रमज़ान का आ रहा है, इस इजलास को मैं पेशावर में रखूँगा। और फिर मैंने हुकूमत को भी बताया, मैंने वज़ारत मज़हबी अमूर को भी बताया कि इस दफ़ा जो हमारा इजलास है वो पेशावर में होगा, और हम पेशावर के लोगों की शहादतें भी लेंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर यहाँ काम शुरू किया, और फिर यहाँ पर हज़रत मुफ्ती शहाबुद्दीन पापलज़ई साहब से भी मुलाकात की, और दीगर सैकड़ों उलमा से मैं यहाँ पर मिला जिनका ताल्लुक तमाम ये बड़ी काबिल सताइश बात है मौलाना, बड़ी अहम बात आपने की है। ये मुलाकातें ज़रूरी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए मौलाना कि इससे पहले हम देखते थे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान और मरकज़ी जरूरत हिलाल कमेटी के दरमियान एक तनाज़ा रहता था। आपने ऐसा क्या किया कि वो तनाज़ा ख़त्म हुआ? क्या आप इत्तफाक कर गए फवाद चौधरी साहब से, या फवाद चौधरी साहब ने आपसे इत्तफाक कर लिया? नहीं, जब फवाद चौधरी साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही कहा कि मौलाना हमें बड़ी खुशी है कि आप चेयरमैन बने हैं, और हम ये चाहेंगे कि जरूरत हिलाल कमेटी को हम सपोर्ट करें। और मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात क्या थी? बात ये थी कि हम टेक्निकल सपोर्ट आपको देंगे, और आपने देख लिया कि परसों भी मैं उनके साथ था, और हमने वहाँ पर इस्लामाबाद में एक रसदगाह का भी इकट्ठे इफ्तिताह किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से हमारी बात बिल्कुल इकट्ठी थी, और उसमें फ़नी मामनत जो जैसे मौसमियात है, स्पार्को है, वजारत साइंस है, ये हमें दे रही थी, मगर हमने बात पूरे पाकिस्तान को एक की थी कि हम फैसला शरई असूलों के मुताबिक और शहादतों पे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये सारे खैर के रास्ते बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब हम एक पेज पर हैं। आपने फैसला शरई उसूलों के मुताबिक किया, शहादतों के मुताबिक किया, और साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद भी ली। तो आपसे पहले फिर क्या होता था? मतलब आपसे पहले जो मरकजी जरूरत हिलाल कमेटी थी, और मौलाना मुफ्ती मुनीब साहब थे, उनका भी बहुत एहतराम है, तो वो क्या वो इन तमाम चीज़ों पर को फॉलो नहीं करते थे जो आप बता रहे हैं? नहीं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, हमने इकट्ठे काम किया है। अब हैदर भाई, जब से ज़िम्मेदारी हमारे पास आई है, हमने कोशिश की है कि तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए, और ये आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हमारे साथ हैं। आज आपको खुशी की बात एक मैं बताना चाहता हूँ
कि जो फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने किया है उसी की तायीद में फैसला हमारे मुफ्ती शहाबुद्दीन पपलज़ई साहब ने की है। तो ये कितनी अच्छी बात है। सही। और आज पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम ईद पर भी इस तरह का इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे और हमारी कोशिश होगी जो इब्तदा हमने पेशावर से की है इसको हम पूरे मुल्क में लेकर जाएं। बलूचिस्तान में जाएंगे और कराची जाएंगे, पेशावर जाएंगे और इस्लामाबाद में इजलासात करेंगे ताकि मुल्क के अंदर इत्तेहाद, मोहब्बत, वहदत, यकजहती बढ़े और इस रमज़ान में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगें। आप अभी बात कर रहे थे, मैंने आज ऐलान किया है ये जो कोरोना वायरस के हवाले से कि हम मस्जिदों में इंशाअल्लाह मेहराब मिंबर से आवाज़ लगाएंगे और जो हुकूमत पाकिस्तान ने और NCOC ने हमें SOPs दिए हैं, चाहे वो मास्क के हवाले से हैं, चाहे वो समाजी फासले को बरकरार रखने के हवाले से हैं, इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कराया जाएगा और लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, लोगों को आगाही दी जाएगी। मैं समझता हूँ हैदर भाई आज ज़रूरत है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला को मनाने का महीना है, अल्लाह से जुजू का महीना है, अल्लाह तबारक ये भी बताइएगा कि अब क्या इस बात की गारंटी है कि हम सारी कौम मिलकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह को अगर हमने मना लिया तो इंशाअल्लाह इससे, इस वबा से, इस कोरोना से, इस वायरस से पाकिस्तान को भी निजात मिलेगी और पूरी इंसानियत को इंशाअल्लाह इससे निजात मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ आए मैं आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि ये ख़तरनाक वायरस है, ख़तरनाक वबा है। इससे निपटने के लिए हमें चाहिए कि हम इन तमाम SOPs पर अमल करें। इंशाअल्लाह अगर हमने ये अमल किया, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर एक इंसान की जान को बचा लिया तो आपने सारी इंसानियत की जान को बचा लिया। तो आए मिलकर एक दूसरे से ताउन करें और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, हम इसको सामने रखें, एक दूसरे से ताउन के सिलसिले को बढ़ाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बीमारी भी ख़त्म होगी। और इधर मैं एक ऐलान और एक बात और भी करना चाहता हूँ, ये जो वैक्सीन है मेरा भी एक सवाल है, से कोई रोज़ा नहीं टूटता और लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को लगाएं ताकि अपने आप को भी बचाएं, अपने ख़ानदान को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं। आए मिलकर आगे बढ़ें, रमज़ान एहतियात साथ साथ। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम मौलाना आपने दिया है, ख़ासतौर पे वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों में जो अभाम पाया जाता था उसको आपने दूर किया। मैं आखिरी सवाल, मस्जिद कासिम खां से ईद का भी एक दिन ऐलान होगा, सर ये गारंटी ले ली है आपने मुफ्ती पपलज़ई साहब से? देखिए बात यह है कि थोड़ा हर चीज़ में टाइम लगता है, मगर मुझे अल्लाह से बड़ी कवी उम्मीद है कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कौम एक ही दिन ईद मनाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना अब्दुल खबीर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जैसे मैंने आगाज में आपसे कहा था, पूरे हमसाया ममालिक हमारे जो इर्द गिर्द हैं वहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन लग गई। हमारे यहाँ अभी तक खरीदारी का भी अमल सही तरह से शुरू नहीं हो पाया। ये गफलत किसकी है? बात करेंगे इस ब्रेक के।
नाज़रीन, पाकिस्तान में लोग कोरोना से मरते रहे, लॉकडाउन और जुज़वी लॉकडाउन के नाम पर कारोबार बंद किए जाते रहे, वेंटिलेटर्स की कमी का शोर मचाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतें आसमानों को छूती रहीं, अस्पतालों में बेड्स कम पड़ते रहे, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वैक्सीन की खरीदारी इसलिए नहीं की गई कि हुकूमत को नैब का डर था। हुकूमत को यह गवारा था कि लोग मर जाएं, कारोबार बंदिश से माशी बदहाली आ जाए, लेकिन यह गवारा नहीं था कि कोरोना वैक्सीन पर प्री बुकिंग करा ली जाए। बात का मतलब क्या है? क्या नैब के डर से अहले पाकिस्तान की जानें दांव पर लगाई गई? और नैब का डर है भी तो क्यों है? क्या वफाकी वजीर ये कहना चाहते हैं कि नैब बिला जवाज गिरफ्तारियां करता है? असद उमर के इस इंकशाफ से मालूम होता है कि हुकूमती मशीनरी किस हद तक मफलूज हो चुकी है। नाज़रीन, नैब से इतनी खौफजदा क्यों है हुकूमत कि इंसानी जिंदगियां तक दांव पर लगाने पर आमादा हो जाए, लेकिन काम करने पर आमादा ना हो? दुनिया कोरोना को वैक्सीन लगा लगा कर रुखसत कर रही है। इसराइल अपने 60% शहरियों को वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर कर चुका हुआ है। भूटान अपने 63% शहरियों को वैक्सीन लगा चुका है। बर्तानिया, अमेरिका ये भी अपने तकरीबन 48 और 36% शहरियों को वैक्सीन लगा चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ तीसरी लहर की संगीनी के बारे में बताया जा रहा है। सूरत हाल मजीद खराब होने की बुरी खबरें सुनाई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की जल्द दरामद के लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी खेला जा रहा है। ये जो है ये पहली दोनों लहरों से ज़्यादा संगीन है, और अगर हमने एहतियात ना की और अगर हम 2 हफ्तों में कोरोना जो है उसको नीचे ना ला सके तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाएगा, और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 7,29,920 है। 15,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन की प्री बुकिंग इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि हुकूमत को नैब का डर था। जब ये वैक्सीन बनाई जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान ने खरीदारी का मुआहदा ही नहीं किया। जब वैक्सीन बन गई और मुख्तलिफ ममालिक ने मंगवा भी ली, तब जाकर हुकूमत पाकिस्तान को ख्याल आया कि इसे भी मंगवानी चाहिए। इस वक्त पहले डोज चीन से मंगवाई गई। नाज़रीन, उसमें कितनी खुराकें थी? कितनी थी? सिर्फ 5 लाख। और ये तो आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़। अब चीन ही मजीद 5 लाख खुराकें भी देगा। रूस से 2 लाख डोजेस लेने की उम्मीद लगाई गई है। जर्मनी 1.5 करोड़ खुराकें देगा। अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अब हम करीब हैं और हम किसी एक वैक्सीन के ऊपर इत्तफा नहीं करेंगे। हम नैरो डाउन कर रहे हैं 2-4 वैक्सीन को जो हमें सूदमंद साबित हो सकते हैं। ये सारी वैक्सीन फर्ज कीजिए अगर टाइमली आ भी जाए तो ये तकरीबन पूरी आबादी का सिर्फ 10% भी बनती है। आपने वज़ीर आज़म के मशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की गुफ्तगू सुनी। दिसंबर तक ये तय ही नहीं किया गया था कि वैक्सीन मंगवानी कौन सी है। फिर मुफ्त वैक्सीन के चक्कर में पड़ गए। हालांकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। 18 साल से कम उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। 18 साल से कम उम्र अफराद को निकाल दिया जाए तो पीछे 10 करोड़ अफराद बचते हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि किसी जगह के 70% लोग वैक्सीन लगवा ले या वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं तो वहां फिर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, यानी वो आबादी इस वायरस से ज्यादा मुतासिर नहीं होती। इसका मतलब है कि मुल्क के 10 करोड़ अफराद में से अंदाजन 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन अगर लगवा जाती और 31 मार्च तक 7 करोड़ में से कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी? कुल 8 लाख लोगों को। और उस वक्त रोजाना कितने, अब की बात मैं कर रहा हूं, इस वक्त रोजाना कितने लोगों को वैक्सीन लग रही है? तकरीबन 60 से 70 हजार लोगों को। और अब वजीर मंसूबा बना रहे हैं कि ईद के बाद 1.5 से 2 लाख अफराद को रोजाना वैक्सीन लगाई जाएगी। 60 से 70 हजार रोजाना यौमिया हमारी वैक्सीनेशन हो रही है और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख रोजाना तक हम ले जाएं। जो हमारी सूरत हाल लग रही है हमें, जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अगर ये वैक्सीन बर वक्त मंगवा ली जाती और मुल्क की ज्यादा आबादी को लगा दी जाती तो इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर इतनी हलाकत खेज ना होती। हुकूमत ने नैब के डर से वैक्सीन की प्री बुकिंग नहीं कराई है। आपको बता दें कि एक आलमी नशरियाती इदारा है ब्लूमबर्ग, उसकी भी रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक अगर यही रफ्तार पाकिस्तान की वैक्सीन लगाने की रही तो अगले 10 साल तक हम वैक्सीन ही लगाते रहेंगे, मुकम्मल लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। बात करेंगे, पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
ये बताइएगा कि ये नैब का डर था? अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनाई, आपने भी सुनी, लोगों ने भी सुनी, असद उमर साहब की, एनसीओसी का सरबराह कह रहा है कि हमें नैब का डर था इसलिए हमने वक्त पर वैक्सीन नहीं मंगवाई। आपको लगता है कि ये कोई अच्छी फैसला साजी थी? ये इस फैसला साजी के नतीजे में नौशीन साहिबा लोगों की जानें गई हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो उन्होंने बायदा में वैसे बात की है कि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको हर चीज के अप्रूवल्स लेने होते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि किसी स्टेज पर वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट में जो है वो कोताही नहीं हुई। डे 1 से हम लोग जिस वक्त अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे इन मुख्तलिफ वैक्सीन के, उस वक्त से हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी पाकिस्तान में जो बनी थी, वो उन सारी कंपनी से कांटेक्ट में थी और हम लोग मुसलसल उनको स्टडी भी कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन सी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हमारी स्टडी इतनी सुस्त क्यों थी बाकी अपने हमसाया ममालिक से? और ये प्रोक्योरमेंट के तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं बाकी ममालिक में भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे यहाँ हैं, तो वो क्यों इससे पहले कर रहे थे? जी, आमतौर पे सब लोग इंडिया से कंपेयर करते हैं। इंडिया जो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहाँ पे 80% वैक्सीन वहाँ बनती हैं, उनकी लोकल मैन्युफैक्चर होती है। पाकिस्तान में आज तक कभी वैक्सीन प्रोडक्शन पे काम नहीं हुआ था। हम लोग तो अपनी रेबीज की और स्नेक वेनम जो होता है स्नेक सीरा की, उसके लिए भी हम इंडिया पे डिपेंडेंट रहे हैं। अब पहली दफा ये है कि वैक्सीन के ऊपर पाकिस्तान में भी काम होना शुरू हुआ है, तो जाहिर है हम लोग चूंकि खुद वैक्सीन को प्रोड्यूस नहीं करते तो हम दूसरी उन ममालिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मगर बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए कोशिशें जारी रखी थी। मीनवाइल ये देखने के लिए कि जी वो सिलसिला रुके ना, तो हमने जो भी एज अ गिफ्ट भी चाइना से हमें मिली, तो इस वक्त प्रोसेस जो स्लो है, इट इज नॉट बिकॉज की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बल्कि इसकी मेन वजह ये कि हमारी रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत स्लो है। लोग खुद से सामने नहीं आ रहे और जिस वक्त जो लोग रजिस्टर करवा भी रहे हैं उनका टर्न आउट भी जो है वो बहुत कम है। शुरू में तो ये 30-40% था। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।